विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 75% करना अनिवार्य है। यदि 75% से कम उपस्थिति विद्यालय में होती है तो इसके लिए जवाब जो है वो प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को देना होगा, उन पर कार्रवाई हो सकती है। इसी को चैलेंज किया गया है कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, इसके लिए शिक्षक जिम्मेवार नहीं है। क्या है जजमेंट, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू में जो है वो लिखा हुआ है कि पटना हाई कोर्ट के बारे में है कि ये जो है पटना हाई कोर्ट का है। केस संख्या है 17,998 ऑफ 2016 और उसके बाद है केस करने वाले हैं प्रेसिडेंट परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के श्री बंशीधर ब्रजवासी। पिता जो हैं वो हैं नंद किशोर और ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये याचिका करता है। बनाम किनके खिलाफ है? बिहार राज्य प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, सचिव शिक्षा विभाग, फिर है निर्देशक शिक्षा विभाग, जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर, जिला शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरपुर, जिला कार्यक्रम प्रबंधन जीविका बिहार पटना। ये सभी प्रतिवादी हैं। कर्ताओं के लिए है श्री अनिल कुमार एडवोकेट और प्रतिवादी के लिए है श्री आशुतोष रंजन पांडे AAG 15। क्या क्या कहा गया है इसमें? तो दिनांक 2/8/2018 का है यह। इस रीट में आवेदन को प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 6067 दिनांक 3/8/2016 की वैधता को चुनौती देते हुए प्राथमिकता दी गई है कि जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जीविका के ग्रामीण संगठन की सामाजिक कार्य समिति के कम से कम 2 सदस्य अपने क्षेत्र में आने वाले स्कूलों की निगरानी 1 महीने में कम से कम 2 अवसरों पर 6 बिंदुओं के संबंध में करेंगे, जिसमें पहला है उद्घाटन और निर्धारित समय पर स्कूल को बंद करना। दूसरा, ड्यूटी पर शिक्षकों की उपस्थिति। तीसरा है छात्रों का प्रवेश और उनकी उपस्थिति। चौथा में है स्कूलों में नियमित शिक्षण। पांचवा, स्कूलों में शौचालयों की स्वच्छता और उपयोग। और छठा है मध्याह्न भोजन का पर्यवेक्षण। पॉइंट नंबर 2 कहता है अपेक्षित पर अनुलग्नक 2 द्वारा यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि स्कूल के निरीक्षण के दौरान जीविका सामाजिक कार्य समिति के सदस्यों को यह पता चलता है कि कोई शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित है तो स्कूल के प्रधानाध्यापक जीविका के सदस्य की उपस्थिति में अनुपस्थित शिक्षक को चिन्हित करेंगे और जीविका के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत पर्यवेक्षण नोट निरीक्षण नोट के आधार पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अनुपस्थित शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगेंगे। यह भी प्रावधान किया गया है कि स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने पर नियमित शिक्षकों के मामले में ड्राइंग और सवितरण प्राधिकारी अनुपस्थित अवधि के लिए शिक्षकों के वेतन में कटौती करने के लिए सक्षम होगा और नियोजित शिक्षकों के मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी अर्थात स्थापना को वेतन से कटौती के लिए सिफारिश की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, इस न्यायालय का ध्यान अपेक्षित पत्र के खंड 3 की ओर भी आकर्षित किया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि निरीक्षण की तारीख को किसी प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण पर्यवेक्षण के दौरान छात्रों की 75% से कम उपस्थिति दर्ज की जाती है या पाई जाती है तो स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक व्यक्तिगत रूप से छात्रों के अभिभावक से संपर्क करेंगे और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। खंड 3 में कहा गया है, खंड 3 में आगे कहा गया है कि यदि 3 नियमित निरीक्षण तिथियों में
पर 75% से कम उपस्थिति पाई जाती है, मतलब अगर 3 बार अधिकारी निरीक्षण करने आया और तीनों बार 75% से कम है बच्चे, तो निरीक्षण की उक्त तारीख के लिए प्रधानाध्यापक शिक्षक के वेतन में कटौती की जाएगी, जो उनके संबंधित वेतन के 50% से अधिक नहीं होगी। मतलब 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, वेतन में कटौती की जाएगी, ऐसा कहा गया है। चौथा नंबर पॉइंट कहता है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अनुलग्नक 2 में निहित अपेक्षित पत्र कानून में अवैध, मनमाना और खराब है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहली बार में जीविका, जो एक प्रकार का संगठन है जो महिलाओं और समाज के दलित सदस्यों को एक स्वयं सहायता समूह के रूप में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के इरादे से काम प्रदान करने में लगा हुआ है, को स्कूलों का निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। और यदि किसी भी नियमित के अभाव में इन संगठनों को शक्तियां प्रदान की जाती है, यह न केवल उस उद्देश्य के लिए होगा जिसके लिए जीविका संगठन कार्य करता है, बल्कि स्कूल के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उन पर एक प्रकार का अधिकार भी होगा। 5वां नंबर पॉइंट है, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि पत्र प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर एक प्रकार का कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे छात्रों के अभिभावकों से मिले और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी करें, जो स्कूल के शिक्षकों पर थोपा जाने वाला कर्तव्य नहीं है और न ही हो सकता है। यही मुख्य बात है कि ये जबरदस्ती जो थोपा जाता है, ये कर्तव्य नहीं है शिक्षकों का कि बच्चों को घींच कर विद्यालय लावे, और यह ना हो सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में इस आशय का प्रावधान किया गया है कि निरीक्षण की तारीख को स्कूल की उपस्थिति 3 मौकों पर 75% से कम पाई जाती है, तो उन दिनों के लिए प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के वेतन में कटौती की जाएगी, जो अत्यंत मनमाना है और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह का अधिरोपण स्कूल के शिक्षकों पर सजा की प्रकृति में होगा, जिसका नागरिक परिणाम होगा। 6ठा नंबर पॉइंट में कहा गया है, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि जीविका का गठन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के तहत राज्य सरकार बिहार द्वारा किया गया है। बिहार आजीविका संवर्धन सोसाइटी बिहार सरकार के वित्त विभाग के तहत एक स्वतंत्र सोसाइटी है और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। जीविका को महिलाओं और समाज के दलितों के सहयोग से बिहार में ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी परिकल्पना निरंतर प्रयासों के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले परिवारों की एक स्व प्रबंध सामुदायिक संस्था के रूप में की गई है। इस न्यायालय का ध्यान अनुलग्नक 1 की ओर आकर्षित किया गया है कि जो संगठन उसके कार्यों और कर्तव्यों के संबंध में इस प्रकार की जानकारी है। जीविका परियोजना का उद्देश्य क ग्रामीण गरीबों के स्व प्रबंधित सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, ख है अस्थायी आजीविका के माध्यम से गरीबों की आय में वृद्धि, ग है आपका व्यापक आवाज के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सहित सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच बढ़ाकर बिहार में ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना है। 7वां नंबर पॉइंट कहता है, इसलिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि जीविका के सदस्य अशिक्षित व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्हें शिक्षा प्रणाली के कामकाज से कोई सरोकार नहीं है और इसलिए जीविका के किन्हीं 2 सदस्यों के हाथों में स्कूलों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण का काम सौंपने से स्कूलों में शिक्षा प्रणाली बुरी तरह प्रभावित होगी, जैसा कि जीविका के सदस्य कर सकते हैं। उन्हें जिस तरह की शक्ति दी गई उसे देखते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर हावी रहे।
यह प्रस्तुत किया जाता है कि छात्रों की अनुपस्थिति के कारण शिक्षकों के वेतन में कटौती करने का निर्देश अत्यधिक मनमाना है और राज्य के अधिकारियों द्वारा सख्ती के रंगीन प्रयोग का परिणाम है। 8वां नंबर पॉइंट में कहा गया है कि प्रारंभ में जब हम प्रतिवादी संख्या 2 के जवाबी हलफनामे के माध्यम से गए तो याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियों का कोई जवाब नहीं था। हमने याचिकाकर्ता की ओर से की गई प्रस्तुतियों की ओर इशारा किया और विभाग के सचिव से स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित सभी डेटा हमारे सामने पेश करने के लिए कहा और फिर 20/6/2018 के बाद के आदेश द्वारा हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि हमारे अनुग्रह के बावजूद राज्य सरकार ने अपेक्षित प्रस्ताव के पीछे तर्क और औचित्य को इंगित करते हुए एक उपयुक्त हलफनामा दायर नहीं किया गया था। एक बार फिर हमने राज्य के विद्वान वकील को पूरक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और प्रस्ताव के खंड 3 के संचालन पर रोक लगा दी। 9वां पॉइंट है, दिनांक 20/6/2018 के अपने आदेश में हमने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया कि क्या जीविका एक गैर सरकारी संगठन को स्कूल का निरीक्षण करने और शिक्षकों की उपस्थिति आदि की जांच करने के लिए सौंपा जा सकता है या छात्रों के एक विशेष प्रतिशत को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों पर एक कर्तव्य लगाया जा सकता है। 10वां पॉइंट कहता है, आज सुनवाई के दौरान विद्वान राज्य के वकील ने प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर पूरक जवाबी हलफनामा हमारे सामने रखा है। हम पाते हैं कि स्कूल को प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बजाय पूरक जवाबी हलफनामे में एक अस्पष्ट बयान दिया गया है कि इस न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर दिनांक 20/2/2018 के हलफनामे के माध्यम से दिया गया है। यह आगे कहा गया है कि जीविका की सामाजिक कार्य समिति के सदस्यों को सौंपा गया कर्तव्य किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के संघ के सदस्यों के अधिकार और हित को प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि जीविका को शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन करने या स्कूल में बच्चों की विशेष प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार का कर्तव्य लागू करने के लिए नहीं सौंपा गया है। यह उल्लेख किया गया है कि जीविका को स्कूल की तथ्यात्मक स्थिति का आकलन करने और शिक्षा प्राधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट करने का कर्तव्य सौंपा गया है ताकि अधिकारी उचित उपचारात्मक उपाय कर सके। राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके बाद इसे 2009 का अधिनियम कहा जाएगा, के तहत अब अधिनियम के प्रावधानों के लिए स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि, माता पिता या बच्चों के अभिभावक आदि द्वारा निरंतर निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता होती है और इसलिए जीविका को इन कर्तव्यों को सौंपने में कोई अवैधता नहीं पाई जा सकती है। 11 पॉइंट है, अपेक्षित पर अनुलग्नक 2 के खंड 3 के समर्थन में यह तर्क दिया गया है कि बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 2009 के अधिनियम के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खंड 3 प्रदान किया गया है। यह कहा गया है कि 2009 के अधिनियम की धारा 24 के तहत शिक्षकों पर माता पिता और अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें करने और उन्हें उपस्थिति में नियमितता, उनके बच्चों के सीखने के स्तर, सीखने में हुई प्रगति और बच्चों के बारे में किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में अवगत कराने का कर्तव्य दिया गया है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह शिक्षकों का कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं कि वे अपनी भूमिका को ठीक से समझें और अपने कर्तव्यों को समझें ताकि 2009 के अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। अब दायर किया गया पूर्व जवाबी हलफनामे में
कहीं भी कोई तर्क और तर्क नहीं दिया गया है कि निरीक्षण की तारीख पर छात्रों की कम उपस्थिति के लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को कैसे दंडित किया जा सकता है। 12 नंबर पॉइंट, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील को सुनने के बाद हमारी सुविचारित राय है कि प्रतिवादी इस न्यायालय को संतुष्ट करने में विफल रहे हैं कि जीविका के सदस्यों को स्कूल का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का निर्धारित प्रारूप में शिक्षा अधिकारियों को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति प्रदान करने के पीछे के तर्क के रूप में, मतलब ये संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। याचिकाकर्ता की इस दलील से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जीविका के सदस्य अशिक्षित महिलाएं या समाज के गरीब और दलित सदस्य भी हो सकते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जीविका को बढ़ावा देने का उद्देश्य ग्राम स्तर पर एक प्रकार का स्वयं सहायता समूह बनाना है जो एक साथ आ सके और आजीविका के स्रोत खोजने में शामिल हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप में सशक्त बनाया जा सके। जीविका एक गैर सरकारी संस्था है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में हम पाते हैं कि जीविका के सदस्यों को स्कूल का निरीक्षण करने और शिक्षा प्राधिकारियों को 6 बिंदुओं पर रिपोर्ट करने की शक्ति प्रदान करने को कोई संवैधानिक मंजूरी नहीं मिली है। जी हाँ, वो नहीं मिली है। हमारा यह भी मानना है कि ऐसे स्वयं सहायता समूह जो पूरी तरह से अलग उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती है जिनमें स्कूल के मामलों की निगरानी करने की प्रवृत्ति होती है और उन्हें प्रदत्त शक्तियों के आधार पर वे कुछ मामलों में स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को भी निर्देशित कर सकते हैं। इसलिए हम जीविका के सदस्यों को इस तरह की शक्ति प्रदान करने का अनुमोदन करने में असमर्थ हैं। इसके बजाय हम पाते हैं कि 2009 के अधिनियम की धारा 21 के तहत एक संवैधानिक स्कूल प्रबंध समिति है जिसे स्कूल के कामकाज की निगरानी करने की शक्ति प्रदान की गई। स्पष्ट रूप से जीविका को शक्ति प्रदान करने का वैधानिक योजना के विपरीत है। 13 नंबर पॉइंट जो है वो कह रहा है, हमारी यह भी राय है कि रीट आवेदन के अनुलग्नक 2 में निहित पत्र संख्या 6067 दिनांक 3/8/2016 का खंड 3 दंडात्मक प्रावधान की प्रकृति में है। इसके अनुसार स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक छात्रों के माता पिता अभिभावकों से संपर्क करने और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी करने के लिए बाध्य है। प्रतिवादियों ने हमारे सामने ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने का आह्वान करने के बावजूद नहीं लाया है जो उन्होंने स्कूल को उपलब्ध कराए हैं या किसी भी प्रणाली की उपलब्धता के माध्यम से स्कूल को छात्रों के माता पिता अभिभावक से संपर्क करने और समय समय पर उनकी बैठक आदि आयोजित करने की सुविधा प्रदान की गई है। 2009 के अधिनियम की धारा 24 इस प्रकार है। तो यहाँ पर दिया हुआ 2024 का शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायत का निवारण। तो धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, जिसमें ए है स्कूल में भाग लेने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना। ख है धारा 29 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्याचार्य का संचालन करना और उसे पूरा करना। ग है निर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना। घ है प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना और तदनुसार आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त निर्देशों यदि कोई हो को पूरा करना। अगला है माता पिता और अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना और उन्हें उपस्थिति में नियमितता, सीखने की क्षमता, सीखने में हुई प्रगति और बच्चे के बारे में किसी अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में अवगत कराना। ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो निर्धारित किए जा सकते हैं। दूसरा, उपधारा 1 में
विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निष्पादन में चूक करने वाला शिक्षक उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि इस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले ऐसे शिक्षकों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए। तीसरा है शिक्षकों की शिकायतों यदि कोई हो का निवारण उस रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए। 14 नंबर पॉइंट है, न्यायालय की राय है कि जबकि 2009 के अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान है कि स्कूल के शिक्षकों को माता पिता अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें करने और उन्हें अपने बच्चों की उपस्थिति आदि के संबंध में नियमित रूप से अवगत कराने की आवश्यकता होगी। अपेक्षित पत्र का खंड 3 शिक्षकों और छात्रों के माता पिता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की शर्त की बात करता है ताकि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। छात्र, हम पाते हैं कि स्कूल के शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों को बुनियादी ढांचे और प्रणालियों के साथ सुविधा प्रदान की जा सकती है जिसके द्वारा वे अपने संबंधित बच्चों के संबंध में उपस्थिति और अन्य विकास के बारे में छात्र के माता पिता अभिभावकों को सूचित कर सकते हैं। लेकिन प्रधानाध्यापक और शिक्षक जिनका एकमात्र कर्तव्य छात्रों को पढ़ाना है, उन पर माता पिता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का कर्तव्य नहीं दिया जा सकता है। जी हाँ मित्रों, नहीं दिया जा सकता है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह स्कूलों में ऐसी अवसंरचना प्रणालियां उपकरण उपलब्ध कराए जिनका उपयोग छात्रों के माता पिता अभिभावकों को सूचित करने के लिए किया जा सके। हमारा यह भी मानना है कि निरीक्षण के दिन स्कूल में हाजिरी की कमी के लिए किसी भी तरह से स्कूल के हेडमास्टर या शिक्षकों को उनके वेतन में कटौती करके दंडित नहीं किया जा सकता है। वेतन में कटौती का एक सिविल परिणाम होता है और इसलिए इस तरह की सजा केवल इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि स्कूल के निरीक्षण के दिन छात्रों की उपस्थिति कम पाई गई थी। इसलिए हम पाते हैं कि दंड उपबंध का प्रावधान करने वाले पत्र का खंड 3 में कानून में गलत है और इसे लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मतलब किसी भी तरह से दोषी शिक्षक नहीं है अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो। परिणाम स्वरूप दिनांक 3/8/2016 की अपेक्षित पत्र संख्या 6067 में जहां तक यह स्कूल का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए जीविका को शक्ति प्रदान करने की बात करता है और फिर पत्र के खंड 3 के तहत दंडात्मक प्रावधान का प्रावधान करता है जिसमें निरीक्षण के दिन 75% से कम छात्रों की उपस्थिति में कमी के मामलों में स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के वेतन में कटौती की जा सकती है। रीट आवेदन को ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी गई है। राजेंद्र मेनन CJ और राजीव रंजन प्रसाद J। तो यहाँ पर साफ कह दिया गया है कि बच्चे स्कूल यदि नहीं आते हैं तो इसके लिए प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोषी नहीं होंगे, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।